तो अब जो हम करने वाले हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस मिक्स्ड है, लाइफ प्रोसेस के भी, लाइट के भी और चैप्टर नंबर 1 के भी, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज तुम्हारे में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, नेम अ टफ्ट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज फाउंड इन द बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। एक ब्लड कैपिलरीज का जो टफ्ट बनता है वो बोमेंस कैप्सूल में पाया जाता है, वो क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है वो। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल होता है, जिस तरीके से देखा होगा ना स्ट्रक्चर, तो थोड़ा अगर ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल का, तो यहाँ पे एक ऐसा टफ्ट जैसा बना होता है ना, ऐसे पूरा नेटवर्क। अभी तो मैं रैंडमली बना रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास है ये क्या होता है, ये इस तरीके से एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल। एफरेंट ये होता है, इफरेंट ये होता है, और ये जो बीच में होता है इसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, राइट। ग्लोमेरुलस की स्पेलिंग सबको बायो के अंदर, अगर तूने स्पेलिंग गलत लिख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हारे, कट जाएंगे। तो इसलिए स्पेलिंग की प्रैक्टिस तुम सबको होनी चाहिए। ग्लोमेरुलस। सडान, नेफ्रॉन की, सॉरी, जो नेफ्रॉन होता है ये किसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है? किडनी। हाँ, तो ये नेफ्रॉन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर कितने होते हैं टोटल? टोटल सर ये बेसिक तो स्ट्रक्चर, हाँ। वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हाँ हैंडीज लूप, डीसीटी और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। 6। बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक तो है ग्लोमेरुलस वाला रीजन, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक ही माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेरे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो चलो यही वाला हो गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया ये। फिर मेरे पास पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर मेरे पास ये हेनलेज लूप आता है, राइट। फिर मेरे पास ये आता है डीसीटी, और फिर ये मेरे पास है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब में ठीक है, तो कन्वोल्यूटेड ये ट्यूब। चीज याद रखना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि बताओ सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आयन का कहाँ पे हो रहा है? सबसे ज्यादा आयन कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है? आयंस। पीसीटी। सर पीसीटी। बिल्कुल सही। ये तुम्हें कैसे पता यार? सर आपने करवाया लिखवाया है। अच्छा आपने अच्छा उसके अच्छा, बताया बाद था। ओके कन्वोल्यूटेड ओके ट्यूब्यूल में सर सबसे ओके ज्यादा ओके ओके, ठीक है अब्जॉर्प्शन। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, समझ गया मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पीसीटी में सबसे ज्यादा आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है, ये नीट में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, और ये व्हाट डू यू मीन बाय दी हाइपरटेंशन श्रेष्ठा? तो हाइपरटेंशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय दी हाइपरटेंशन, स्वास्तिका? हाइपरटेंशन Sir, flowing of blood in high rate from the blood vessels. Sir, high फ्रॉम blood pressure. फ्रॉम द ब्लड वेसल या इन द ब्लड वेसल? Sir, in the blood pressure. इन द ब्लड प्रेशर। Sir, सर एक हायर ब्लड प्रेशर हो जाता है वेन्स में, फिर उसकी वजह से हाँ हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उससे हाइपरटेंशन हो जाता तो है। वेरी गुड, सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यस वेरी सर। गुड। ठीक है, तो व्हेन देयर इज अ हाई ब्लड प्रेशर ऑफ द ब्लड इनटू द कैपिलरीज, इट इज कॉल्ड हाई हाइपरटेंशन, यू कैन से। ठीक है, अच्छा, तो ये जो मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे कि नेम टू ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन के अंदर दो मेन चीजें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? ह्यूमन यूरिन के अंदर दो मेन कंपोनेंट बताओ। कुछ लोग बोलेंगे यूरिया। अमोनिया। अमोनिया। एक सेकेंड, अमोनिया। सर ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे में एंड अमोनिया अमोनिया। की स्मेल होती है, ठीक है। तो एक चीज का और ध्यान रखना, सर एक और, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजन बेस तो सभी हो गया ना भाई, ऐसा नहीं बोल सकते। नाइट्रोजन बेस तो बोलते हैं, लेकिन वो एक कंपोनेंट नहीं है ना, वो तो एक वो हो गया कि इंसान। मैंने बोला कि बताओ टॉप किसने गया, तो मैं बोला इंसान। यूरिया होगा क्या? हाँ, यूरिया है, बिल्कुल है। और इसी तरीके से एक और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिनाइन। सारे बच्चे बोलेंगे क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनिन। क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन, ठीक है, क्रिएटिनाइन भी एक वेस्ट होता है जो निकलता है। तो क्रिएटिनाइन, और इसी तरीके से बहुत, अमोनिया भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर यूरिया भी लिख सकते हो। अनएब्जॉर्ब्ड वाटर लिख सकते हैं। नहीं, वाटर नहीं, वाटर नहीं। वाटर तो सबको पता ही होता है, हर बच्चा वाटर ही लिखेगा, कुछ ऐसा लिखो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। ठीक है, ओके वाटर तो हर कोई लिखेगा। ठीक है, अच्छा, ये अरे किससे घर से आवाज आ रही है, छन 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 छन? भूल भुलैया देख लिया क्या? ठीक है, अच्छा हर्षिता, एक बात बताओ, ये नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज, फिर से आ रही है मुझे, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्ट बीट्स। जैसे वो डॉक्टर लगाते हैं ना, कान के अंदर लगाते हैं दिल पे। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। वेरी गुड, ठीक है, तो स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसे, स्टेथोस्कोप। अरे यार इसे क्या हो गया है? ठीक है, तो स्टेथोस्कोप, सब बच्चों को स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फिब्रिनोजन सक्षम? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फिब्रिनोजन?
अरे इतना सन्नाटा, माय गॉड। सर मैं बताऊं? सर हाँ बताओ मैं बताओ बताऊं? टू बताओ फॉर्म बताओ। ब्लड क्लॉट। हाँ ब्लड क्लॉट के लिए होता है, या फिर बोल सकते हैं फिब्रिनोजन ऐसे नेटवर्क बनाते हैं क्लॉटिंग करने के लिए, फिब्रिनोजन। और ये फिब्रिनोजन किसका पार्ट है, ब्लड का या फिर प्लाज्मा का? प्लाज्मा। प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा का, ठीक है। और प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना कंपोनेंट है? 55%। 55%। ठीक है। अच्छा एक ना मेरे पास क्वेश्चन आता है कि विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द हार्ट एंड कीप इट इन अ प्रॉपर पोजीशन? Which structure protects the heart and keeps it in a proper position? हमारा हार्ट यहीं पर ही है, अगर हम करवट लेंगे तो क्या वो उधर गिर जाएगा, इधर की साइड, या इधर गिर जाएगा? रिबकेज क्या इसके? रिबकेज नहीं नहीं, रिबकेज नहीं 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 नहीं, रिबकेज तो रेस्पिरेटरी स्मेल होता है। नहीं नहीं, नॉट एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, थोड़ा थोड़ा ठीक बोला है, बिल्कुल हाँ पेरिकार्डियम बिल्कुल सही, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियम एक ऐसा ऐसा है, एक जैसे मान लो जैसे गुफा ठीक है ना, एक मान लो एक गुफा है, तो जैसे कि अब गुफा के अंदर लोग जाके रह सकते हैं, ठीक है, जैसे मोदी जी ने गए थे अभी केदारनाथ, वहां पे गुफा में बैठ के उन्होंने पूजा करी थी, राइट। तो इसी तरीके से अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो फिट हो जाता है, जैसे कि लॉक है, लॉक के अंदर की डाल देते हैं, तो इसी तरीके से पेरिकार्डियम एक ऐसा स्पेस होता है, ठीक है, जहां पे हार्ट एकदम फिट हो रखा होता है ऐसे, और वो वहीं पर ही रहता है, ठीक है। एक ऐसा लोकेशन बनाई हुई है कि जो हार्ट के लिए ही डिफाइंड है, हार्ट के लिए ही है। तो इसी ये जो स्पेस है ये वाला, जहाँ पे हार्ट आके रहता है, तो इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? सर हमारी बायो क्या आयो? सर बायो टीचर ने बोला था कि ये आउटर लेयर ऑफ हर्ट होती है। हाँ तो क्या हार्ट के ऊपर आउटर लेयर है ये? नहीं नहीं सर नहीं वो बोल रही नहीं थी। नहीं 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 ऐसा नहीं है। देखो जैसे कि इसको ना इस तरीके से समझो, से तुम अपने घर में रह रहे हो, तो तुम्हारे घर में पेंट हो रखा है, यस सर। ठीक है, और मान लो बहुत लोग फंसे हुए हैं रूम के अंदर, तो ये जो वो है, इतने सारे लोगों को एडजस्ट कर रखा है, मान लो हमने अपने आईएलसी के सेंटर में 100 लोगों को कहते हैं रूम में एंटर कर जाओ, सब लोग एक दूसरे को चढ़े बैठे हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोटेक्ट किसने कर रखा है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, वो वॉल ने। तो यही है पेरिकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियम ही है, तो पेरिकार्डियम एक ऐसा मतलब है कि जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, और ये वो उसी को प्रॉपर पोजीशन में भी रखता है, ठीक है। सर हाँ हाँ, बोलो। सर रिबकेज को भी तो प्रोटेक्ट करना चाहिए एक तरह से हर्ट को सर, रिब, लंग्स। हाँ रिब, एक सेकंड एक सेकंड, रिब केज जो है वो रेस्पिरेटरी पोर्शन का पार्ट है, ठीक है, और वो इस लंग्स में यहाँ पे थोड़ा सा साइड में अटैच है। तो रिब केज वैसे प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर कोई तुम्हें घुसा मार रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले रिब केज टूटेगा, फिर जाके वो हार्ट पे जाएगा। लेकिन हम उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ हार्ट को देख रहे हैं और हार्ट के आसपास के रीजन को देख रहे हैं। ऐसे करके तो कोई ये भी बोल ओके देगा कि सर। सर स्किन स्किन भी प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि बैक्टीरिया डायरेक्ट हार्ट में नहीं जा पाता फिर, ठीक है। अगर रिब केज बोल रहे तो फिर स्किन भी बोल देंगे लोग। यस तो सर यस। इसीलिए रिपकेज करती है, नो डाउट, लेकिन हम हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन है कि बताओ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी? यस हर्षिता, पल्मोनरी आर्टरी क्या कहाँ से कहाँ लेके जाता है ये? टू कैरी deoxygenated blood to lungs. हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, टू दी लंग्स, राइट। और कहाँ से लेके जाता है, कौन से वेंट्रिकल से, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट वेंट्रिकल से लेके जाता है, ठीक है। तो राइट वही ना जो इस साइड होता है। नहीं नहीं नहीं, जो इस साइड डायग्राम होता है, डायग्राम वाइज अगर साइड देखा जाए होता तो है। आपको इधर दिख रहा होगा। इधर की साइड से, ठीक है, इधर की साइड से यस ऐसे सर। लेके जाता है। तो ये वाला राइट सर है ना, मेरे को एक उल्टा। डाउट था। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो एक क्वेश्चन है, नेम टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बिलोंगिंग टू क्लोरोफिल। नेम टू फोटोसिंथेटिक सेगमेंट्स, पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। सर मतलब उसके अंदर ना आंसर दे रखा एक है सेकंड, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन कैरोटिनॉइड्स और और ज़ैंथोनॉइड्स। फिकोबलेंस। ओके ओके, समझ गया था मैं, ठीक है। और तो फिकोबलेंस सर ये है क्या? हाँ मैं बता देता हूँ, देखो, तो एक्चुअली वैसे आना नहीं चाहिए, अब मैं बता देता हूँ। देखो हमारे पास ना जो भी क्लोरोफिल होता है ना, तो क्लोरोफिल हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, चाहे वो कोई सी भी एल्गी हो या प्लांट हो। तो क्लोरोफिल ए भी होता है हमारे पास, क्लोरोफिल बी भी होता है, क्लोरोफिल सी भी होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 टाइप के क्लोरोफिल डी भी होता है वैसे, ठीक है।
तो क्लोरोफिल ए बी सी डी ये मेरे पास 4 टाइप के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो और इस क्लोरोफिल ए बी सी डी के अलावा भी हमारे पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट के पास प्रेजेंट होते हैं, और वो पिगमेंट्स क्या होते हैं, एक का नाम तुम याद रख सकते हो, कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन। ऐसी एक क्या होता है मेरे पास, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो ये 2 पिगमेंट तो तुम्हें याद रखने हैं, और बाकी पिगमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। तो कैरोटीन, अब देखो होता क्या है एक्चुअली में ना, हमारे पास यहाँ पे बीच में जो होता है ना, ये होता है क्लोरोफिल, क्योंकि इट इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल का मतलब ये जितने भी लोग हैं उनमें ये सुपीरियर, ये प्राइम मिनिस्टर है, क्लोरोफिल है। बाकी सारे इसके चेले चपाटे हैं, चेले चपाटे का मतलब बाकी सारे मिनिस्टर और बाकी सब लोग हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, क्लोरोफिल ए है ये, और बाकी साइड में मेरे पास अलग अलग क्लोरोफिल ए बी सी डी, और ये कैरोटीन यहाँ पे है, ज़ैंथोफिल यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जो भी सनलाइट आती है ना, ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं हमारे पास, ऐसा ही पूरे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। तो जो भी लाइट आती है, जो जो ए पे पड़ रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ पे पड़ रही है लाइट, अब वो कैसे जाएगी, देखो मेन क्लोरोफिल ए से सनलाइट जाके वो खाना वाना बनाने के लिए यूजफुल होता है। तो ये सब भी लाइट को एब्जॉर्ब करके फाइनली कहाँ पे पहुंचाते हैं, क्लोरोफिल ए को। तो इसको हम हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये जो मेरे पास, तो ये जो है ना, देखो ये है मेरे पास मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ये है मेन पिगमेंट, और बाकी सारे पिगमेंट तो इसको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स। तो एक है मेरे पास मेन पिगमेंट और एक है मेरे पास एसेसरी पिगमेंट। आर यू गेटिंग दैट? जैसे तुम जानते हो कि आज से थोड़े दिनों पहले नहीं, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, सेंटर में, और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, और जितने भी स्टेट्स में मोस्टली जगह पे कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, क्या ये किसी किसी के चीफ मिनिस्टर थे या ये कोई प्राइम मिनिस्टर थे, बताओ? नो सर। सोनिया गांधी राहुल गांधी कोई प्राइम मिनिस्टर थे? लेकिन लेकिन कांग्रेस के तो प्रेसिडेंट और यही सब, यही दोनों बनते हैं मोस्टली, सोनिया गांधी राहुल गांधी। तो अब जितनी भी स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, तो वहां से जो कुछ ना कुछ कलेक्शन आता है, हर स्टेट से अमाउंट आता है, राइट, टैक्स वैक्स आता है। अब तो फिर ये जिंदा कैसे है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इनका पैसा कहीं ना कहीं सरकारों से ही तो आ रहा होगा, वरना ये कोई जॉब थोड़ी करते हैं। तो इनके पास इतना मिल रखा है इनको पहले से ही। तो ये सोनिया गांधी राहुल गांधी, इनके पास पैसा का मेन सोर्स क्या है, जितने स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट होती है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, सोनिया गांधी राहुल गांधी जो कहते हैं वो होता है? अगर उस टाइम की बात की जाए तो उस टाइम पैसा होता भी था। तो मेन कौन हो गए फिर, मेन क्लोरोफिल? सोनिया गांधी राहुल गांधी एक मेन काम कर रहे हैं, लेकिन अब जितने जितने भी चीफ मिनिस्टर के पास पैसा आ रहा है, तो उसका कुछ अमाउंट किसके पास जाएगा फाइनली, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास आएगा। इस तरीके से समझो, ठीक है। जैसे आज के टाइम में बीजेपी की बात की जाए तो जेपी नड्डा जी हैं, और जेपी नड्डा जी मेन से वो हैं बीजेपी के, ठीक है, मतलब हेड बोल सकते हो, चीफ। अब जितनी भी बीजेपी की सरकारें हैं, तो बताओ कुछ ना कुछ फंड पार्टी को जाएगा या नहीं जाएगा? जितनी भी सरकारें बन रखी हैं बीजेपी की, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ स्टेट पे लगा देंगे और पार्टी में कुछ नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। पार्टी को भी तो कुछ ना कुछ जाएगा, पार्टी को भी तो ग्रो करना है। पार्टी के इतने सारे वर्कर हैं, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो सेम उसी Yes, तरीके से sir. मेन है क्लोरोफिल ए, और बाकी सारे को हम क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स। तो वो जितने भी लाइट आती है एब्जॉर्ब करके फाइनली कहाँ पहुंचाते हैं, क्लोरोफिल ए में पहुंचाते हैं। तो ये समझ में आ गया सुहानी? सर तो ये दो ही होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, और भी होते हैं, मतलब लेकिन जो तुम्हें आपने। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी तुम 10th में, एक्चुअली 10th में ये है ही नहीं, 10th में ये सर ये पढ़ाया ही बोर्ड में नहीं। आ रखा है क्वेश्चन। क्या ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल? हाँ सर, 2011 वाले में। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में है नहीं, अगर तुम देखोगे तो। हाँ सर, मैंने भी ढूंढा था, नहीं तो मिला ये था। एनसीईआरटी में नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मैंने पहले ही बोल रखा है कि एक साइंस के अंदर एक दो क्वेश्चन तुम आउट ऑफ सिलेबस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो आता ही है। तो उस टाइम का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चाहे वो बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसीलिए ऑल्दो ठीक है, फाउंडेशन से भी आ सकता है, तो तुम लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा। सर आपने वो पूछा कि टॉप 4 सब्जेक्ट्स का परसेंट लेता है कि 5? यार मैंने पूछा नहीं, भूल गया मैं, आज रात को याद दिला देना, पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन अ मैन, व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, हार्ट बीट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ। एक बच्चा 72 लिख कर आ गया वहां पे एग्जाम में। अरे भाई 72 तो क्या होता है, हार्ट बीट होता है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, एक एक मिनट के अंदर कितनी बार वो सांस ले लेता है, क्या लगता है सर कैडेट? 12
10 to 20. 12 कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया? 12 to 20 था शायद। ओके 10 to ठीक है, 20 है। ओके ओके। एक बच्चे ने कहा कि इसका आंसर तो मैं तुरंत बता दूंगा, उसने 1 मिनट के लिए अपना सांस को गिनना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है। तो सब लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकली करके देख सकता है 1 मिनट में क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए 15 to 18 टाइम्स बोल सकते हो, तो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में आप 15 से 18 बार सांस ले सकते हैं इजीली। सर हार्ट बीट 72 है। हाँ, हार्ट बीट 72 है, ठीक है, 72 बीट्स पर सर मिनट। 80 नहीं होती है सर हार्ट बीट? 72 होती है यार, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 80 होती है क्या? अच्छा, 72 याद आ रहा है यार मुझे तो। एक सेकंड रुको, लेट मी चेक सर समथिंग। क्योंकि मैंने याद ऐसे कर रखा था कि जैसे डिस्टोलिक 80 होता है, सिस्टोलिक 120, तो डिस्टोलिक और हार्ट बीट का सेम ही रहता है। ऐसे नहीं करना होता, एक सेकंड रुको। नेट पर तो 60 से 100 दिखा रहा एक Yes, सेकंड। ठीक है, इन्होंने रेंज दिखा रखी है लेकिन 72 होता है, आई एम डैम श्योर, ठीक है, क्योंकि ये नीट में भी आ रखा है और उसका आंसर 72 था, क्योंकि एवरेज देखना होता है तो 72 ही होता है, मुझे जितना याद है। बाकी ठीक है, तुमने कहीं और से पढ़ रखा हो तो। ये क्वेश्चंस ऐसे है ना कि एक्चुअली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत बेकार होता है, किसी का हार्ट बीट बहुत तेज चलता है, किसी का बहुत थोड़ा स्लो चल सकता है, तो लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें 72 बीट्स होता है और इसमें 15 to 18 टाइम्स ब्रीदिंग रेट होता है, तो है। ठीक सर है। अगर हम सर हम ऐसे एग्जाम में लिखते रेंज 60 to लिख के आ 100, सकते हैं? हाँ, रेंज भी लिख कर आ सकते हो, बिल्कुल रेंज भी लिख कर आ सकते हो। तो सर रेंज क्या रखें? 60 to 100। 60 to 100 तो यार, 100 तो यार बहुत ही ज्यादा लग रहा है। 70 to सर 80। नेट पर यही दिखा रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, नेट पे मुझे भी देखने दो। हार्ट बीट, हमें ना एडल्ट का लिखना होता है, हार्ट बीट रेट ऑफ एडल्ट, और आगे ना सीबीएसई जरूर लगा लिया करो क्योंकि सीबीएसई का कंटेंट फिर वो दिखा देता है। A normal resting heart of adult range is 60 to 100 beats per minute and lower heart is okay. एक सेकेंड। ठीक है, देखो यार 60 तो नहीं, 60 बहुत ही कम हो जाता है, तो 60 तो पता नहीं कैसे गूगल वाले दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि 1 सेकंड में एक ही बार वो हार्ट करे, क्योंकि हार्ट थोड़ा फास्ट होता है सेकंड्स के मुकाबले, तो हार्ट का थोड़े से फास्ट होने की वजह से 72 वाला परफेक्ट फिगर होता है, जितना मुझे याद है, जितनी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 72 बीट्स होता है, ठीक है। बाकी पता नहीं, ठीक है, इंटरनेट पे थोड़ा रेंज दिखा रहा है वो, तो तुम 70 से 80 लिख कर आ सकते हो, ठीक है, लेकिन 100 बहुत ज्यादा हो जाता है और 60 बहुत ही कम हो जाता है, तो एक एडल्ट की बात की जाती है तो वो 70 से 80 होता है मेरे अकॉर्डिंग, और बेस्ट देखा जाए तो 72 ही होता है, तो इसलिए अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो 70 से 80 लिख कर आ सकते हो, कोई रेंज लिखनी है, वरना मैं तो 72 बीट्स पर सेकंड पर मिनट का ही बोलता हूँ, और ये 15 to 80 टाइम्स पर मिनट मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तुमको जो करना है तुम वो कर सकते हो, बाकी और सर्च कर लेना जो भी तुम्हें करना है, लेकिन मैं पूरा श्योर हूँ 100% कि 72 बीट्स पर मिनट होता है और 15 to 80 पर मिनट ब्रीदिंग रेट होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना ऐसा भी, क्योंकि ये फाउंडेशन में पोर्शन होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, देखो हर लंग की ना अपने, कभी कभी जब तुम रेस्पिरेटरी डॉक्टर से मिलोगे ना, वो तुमसे बोलेगा सांस लो, लंबी सांस लो, सारी सांस बाहर निकालो, ठीक है, तो वो चेक करता है तुम्हारे लंग्स की कैपेसिटी, ठीक है। जब तुम हायर क्लासेस में आओगे तो ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। आई नो तुमसे सुना है ये क्या हो रहा है सर, क्या बोल रहे हो आप, ठीक है मैं बता देता हूँ। एक हमारे पास होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक लंग्स, ठीक है, जैसे तुम्हारे लंग्स हैं, तो लंग्स में तुम नॉर्मली कितनी सांस ले रहे हो, मतलब वॉल्यूम कितनी, एयर वॉल्यूम कितना ले रहे हो तुम, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में, जैसे मान लो इस समय पढ़ा रहा हूँ और क्या क्या मेरी मेरी नजर सांस पे है अपनी, क्या मेरा फोकस मेरी सांस है,
नहीं, नो सांस सर। सांस की बात कर रहा हूँ, ब्रीदिंग, कहीं बोलो सांस है, ठीक। तो इसलिए मेरे पास क्या है, तो हम तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना तुम वॉल्यूम ले रहे हो या निकाल रहे हो, तो उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना वॉल्यूम आ रहा है या जा रहा है, उसको हम टाइडल वॉल्यूम में इंक्लूड करते हैं। पता नहीं इसको क्या हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है IRV। IRV का मतलब क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद तुम एक्स्ट्रा कितनी सांस ले सकते हो। बाबा रामदेव जी को देखा है, कहते हैं एकदम लंबी सांस लो एकदम, और फिर कहते हैं तो छोड़ दो ऐसे को छोड़ दो एकदम, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मल के बाद वो बाबा जी बड़े एकदम मतलब एक्टिव रहते हैं ना, एकदम एकदम पेट पूरा अंदर कर लेते हैं, पूरा बाहर निकाल लेते हैं, एकदम पता नहीं क्या करते हैं वो, ठीक है। उनको उनसे एक्टिव कोई है नहीं वैसे। एक बार वो साइकिल से गिर गए थे रिसेंटली, और हाथी से भी गिर गए थे, क्योंकि वो ऐसी कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, एक्टिव है ना बहुत ज्यादा इसलिए। तो फिर मैं क्या कह रहा था, तो नॉर्मल के लिए क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद तुम कितनी एयर को अंदर ले सकते हो। तुम एक चीज प्रैक्टिकली नोटिस करोगे कि तुम ले तो ज्यादा सकते हो लेकिन निकालते बाहर कम हो। फील करके देखो, सारे बच्चे करें, आवाज आनी चाहिए मुझे। सारे बच्चे लंबी सांस लें एकदम, और फिर सांस बाहर निकालें, और चेक करें कि कौन सी वाली वॉल्यूम तुम्हें ज्यादा फील हुई। सांस अंदर लेने वाली ज्यादा फील हुई या बाहर निकालने वाली ज्यादा फील हुई। अब बाहर निकालते समय पूरी निकल मत करके हड लंग से बाहर आ जाए बाहर, ठीक है, कि वो लंग्स आ गया बाहर से, अंदर लेना ही ज्यादा है। ठीक है। तो इनटेक थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो इसलिए मेरे पास एक होता है इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब है नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद एक्स्ट्रा एयर तुम कितना इनटेक कर सकते हो। सो द एक्स्ट्रा एयर विच कैन बी ब्रीद इन आफ्टर द नॉर्मल ब्रीदिंग, राइट। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद तुम एक्स्ट्रा कितनी एयर ले सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरीके से एक मेरे पास क्या आता है, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका क्या मीनिंग, एक्सपिरे, अब तो कोई बता ही सकता है ये क्या होगा फिर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ हाँ बोलो बोलो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सांस कितना एक्स्ट्रा लेने ले से सकते हो। पहले। नहीं, नॉर्मल सांस में की निकालने के बाद एक्स्ट्रा और कितना निकाल सकते हो। देखो अभी तुम नॉर्मल ले रहा हूँ, अब तुमने सोचा बाहर निकालो, बस इससे ज्यादा और तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, कि नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद तुम एक्स्ट्रा और कितना निकाल सकते हो। और लास्ट में मेरे पास आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर हमेशा ही फिक्स्ड रहेगी। ऐसा हो सकता है कि तुमने सारी की सारी हवा बाहर निकाल दी और लंग्स पिचक गए, कि भाई अंदर कुछ नहीं बचा, अब लंग्स टकरा गए, हड्डियां टकरा गई आपस में, तुम्हारी वो रिब्स जो है वो हड्डियां आपस में टच हो रही हैं, आवाज आ रही है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं भाई। वो मूवीज में दिखाते हैं ना, नहीं दा सर। मास्क, वो मास्क पहन लेता है, कहता है झकास एकदम, पता नहीं क्या करता है वो, हरे मुंह वाला, गोल गोल घूम जाता है। किसने देखी है मूवी या नहीं, दी मास्क। अच्छा सॉरी सॉरी, तुम फाउंडेशन के बच्चे हो ना, ठीक है ठीक है, तुम ये सब नहीं देखते, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम है हमारे पास। तो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि कुछ ना कुछ एयर हमेशा लंग्स में रहती है, चाहे तुम पूरी जान से हवा निकालो बाहर, पूरी जान से, यहाँ तक जान से नहीं, जान से कोई सीरियस से मत लेना। तो एकदम तुमने पूरी एनर्जी के साथ पूरी एयर बाहर निकाल दी, तो कुछ ना कुछ एयर ट्रैप रह जाती है अंदर, और वो कंपलसरी होता है, वो तुम बाहर निकाल ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तो वो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो क्या बोलोगी सुहानी। Sir, it is the air which always remains लंग्स, ठीक है in the lungs. ठीक है। सो व्हेन एयर इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, सो द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर, एंड इट इज कंप्लीटली फिक्स्ड फॉर द स्पेसिफिक लंग्स, ठीक है। हर किसी के लंग्स में वैसे ज्यादा फर्क आता नहीं है, सब ह्यूमन बींग्स ही हैं, तो इसलिए वो हमारी बॉडी में रहता ही रहता है, विच इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर। तो जितने भी तुम सांस लेते हो, तो जब वो हवा फिक्स रहती है, तो उसी के बीच में वो, मतलब जैसे मुझे बात हो, मैंने अभी ऑक्सीजन ली है, मैंने अभी ऑक्सीजन लिया, तो क्या अब यही वाली ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, पूरी बॉडी में चलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड यही वाली आएगी अब, ऐसा फिक्स चल रहा है क्या, नो इतनी जल्दी थोड़ी होता है। इसका मतलब हम जो भी सांस ले रहे हैं, क्या पता ये वाली ऑक्सीजन तीसरी वाली सांस में बाहर निकल के आए, चेन है ना ये तो। ये थोड़ी कि अभी मैंने ऑक्सीजन ली है तो अब यही वाली जाएगी और यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, इतनी जल्दी थोड़ी होता है काम। जब तुम भागते हो तुम्हारी सांस फूल जाती है ऐसे ऐसे करते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जल्दी से चली गई और जल्दी से बाहर आ जाएगी। इसका मतलब अंदर ही अंदर वो, क्या पता तूने इससे 2 मिनट पहले ली हो सांस,
वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, ठीक है, और जो अभी ले रहे हो वो 2-4 मिनट बाद निकल के आएगी, ठीक है। तो वो जो अंदर फिक्स्ड है वो ये सब चीजों का ध्यान रखती है कि तुमने कब ली और कब तुम्हें निकालनी। नहीं आया कुछ समझ? सर इसका कोई ऐसा यूनिट रहता है? अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ हो रहता है ना, ml में होता है, ml वॉल्यूम में देखते हैं ना, वॉल्यूम लिखा है ना, वॉल्यूम, अच्छा। वॉल्यूम को भी हम ml में लेके चलते हैं। और जैसे सर कि इसको मेजर कैसे करते हैं, मतलब? डिवाइसेस होते हैं यार उनके, डॉक्टर्स के, डॉक्टर वो सब चेक करता है कि लंबी सांस लो तो उससे वॉल्यूम कैलकुलेट होता हो जाता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होता है लेकिन वो उनको एक आइडिया मिल जाता है कि कितनी देर तक तुमने खींची सांस, ठीक है। जैसे तुमने सांस ली तो मैंने ये 1 सेकंड 2 सेकंड में ले ली, एक बच्चे ने ऐसे ली कि ढंग से लो, वो इतनी ले पा रहा है, तो इसका मतलब उसे सांस की दिक्कत है, क्योंकि इतनी जल्दी सांस ली तुमने। कह रहा अब जरा और लंबी सांस लो, तो उसने ऐसे करे, कह रहा अरे वाह तुम्हारी लंग कैपेसिटी तो बहुत ही अच्छी है, एकदम 3-4 मिनट तक वो सांस ही लेता जा रहा है, एकदम फूल गया एकदम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या बात है? डॉक्टर खड़ा हो गया, कह रहा जय हिंद सर। सर अस्थमा डिजीज कैसे होती है? हाँ हाँ, अस्थमा में भी थोड़ी दिक्कत रहती है इस चीज को लेके। एक्चुअली अस्थमा तो चलो ठीक है कि उनको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, अस्थमा को डस्ट वस्ट से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। वो तो चलो एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर उनको डस्ट मिल जाए या कोई भी फंगस या पॉलन दिख जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है, आंसू से आ जाते हैं, छींक आती है, ठीक है, गंदी वाली सिचुएशन है। तो ऑल्दो ये सबके लिए देखा जाता है, अगर किसी को भी कुछ भी चीजें हैं तो डॉक्टर ये सब चीजों को टेस्ट करता है, ठीक है। एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जितनी भी चीजें सबको ऐड कर दो, ये हर किसी की टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाएगी। तुम कितनी एक्स्ट्रा ले पा रहे हो, तुम कितनी एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हो, कितनी रिजर्व है, और नॉर्मली तुम कितना ले रहे हो, ठीक है भाई। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? कुछ बच्चे सो रहे हैं, बताओ। सर मतलब इन चारों का सम। हाँ, चारों का सम होता है टोटल लंग कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। तो लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि नॉर्मली तुम कितनी ले रहे हो, एक्स्ट्रा कितनी इनहेल कर रहे हो, और एक्स्ट्रा कितनी निकाल रहे हो, और लंग के अंदर कितना स्टोरेज है जो फिक्स्ड होता है, ठीक है। सडान तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है। अरे आज ऋषभ नहीं आया और विनीत भी नहीं आया, ये क्या हो रहा है? कुछ बच्चों को इतनी क्लास मिस कर रहे हैं, इनको लगता है कि विनीत की तो सिस्टर की शादी है तो उसी में थोड़ा बिजी। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा ऋषभ भी गया है क्या फिर? सर ये नहीं पता मेरे को। अच्छा ऋषभ भी गया होगा फिर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा रिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है प्यारी प्यारी बच्ची? हाँ सर। हाँ रिया, एक बात बताओ, ये व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन? सर सर उसमें आरबीसीज होते हैं तो वो रेड। हाँ बोलो बोलो, डरो मत, मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे डर गई है, बताओ। मेरे फेस एक्सप्रेशन में मत नहीं जाया सर करो। मैं बोल रही हूँ कि बोलो बोलो। सर मैं बोल रही हूँ कि वो रेड कलर देते हैं ब्लड को। अच्छा ओके, वो रेड कलर क्यों देते हैं वैसे रिया? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, और फिर वो रेड कलर देते हैं, तो यही साइकिल चलती रहेगी अब, बस तुम घुमाते रहोगे बातों को। वेरी गुड, शाबाश। एक कुछ रीजन भी तो होगा कि रेड कलर ही क्यों आ रहा है, काला क्यों नहीं आ रहा? मान लो किसी का खून काला है तो फिर वो रेड ही क्यों आया उसका? सर सडान। आरबीसी वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है। सर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। हाँ ये तो फंक्शन बहुत अच्छा बोला है, वेरी गुड शाबाश। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, रेड कलर सर क्यों तो हो रहा है? यही तो बोला था अभी। सर आयरन क्योंकि तो आयरन है उसमें। क्या 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 क्या? आयरन आयरन। आयरन। हाँ ये है आंसर, क्योंकि हेमोग्लोबिन का मतलब है हेम, और हेम का मतलब क्या है? हेमा हिमालिनी नहीं, कि हेम मतलब सर हेमा मालिनी के पाया गया था पहली बार। हेम का मतलब है आयरन, और आयरन उसको रेड कलर देता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना सारे बच्चे। और हेमोग्लोबिन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन होता है, जो कि एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी का मतलब जिसके अंदर 4 चेन होती हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है वो 4 चेन से मिलकर बनता है, और 4 का तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तुम एक बात, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे एक हेमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो क्या बोलोगे? 4। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, राइट, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। और ऐसी हेमोग्लोबिन की खुद की अपनी कितनी चेन होती है? 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, ऐसा बोला जाता है। तो 2 अल्फा चेन होती है हेमोग्लोबिन की, और 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट। अल्फा बीटा इतने पॉपुलर क्या क्या क्या? अल्फा बीटा पप्पे? हैं। ये जो इतने पॉपुलर क्यों है सारे सब्जेक्ट में? अच्छा अच्छा अच्छा, पॉपुलर क्यों है? अच्छा क्योंकि
कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास है, तो ठीक है भाई। सर मेरे को आपने क्या बोला सर कि 4 चेन्स होती हैं अच्छा, हीमोग्लोबिन की? हेमोग्लोबिन जो होता है ना, एक्चुअली में ये मान लो ये हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन की एक्चुअली में 4 चेन होती हैं। एक हेमोग्लोबिन 4 चेन से मिलकर बनता है। मान लो एक चेन ये रही, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है और ये चौथी चेन है, तो ये एक हेमोग्लोबिन बनता है। तो हेमोग्लोबिन, अरे कौन है ये जो मेरी आवाज मेरे को आ रही है वो भी इतनी गंदी, मतलब मेरी आवाज तो अच्छी है लेकिन जो रिपीट आ रही है वो गंदी आ रही है तुम्हारे माइक की वजह से, ठीक है। कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। तो 4 चेन से मिलके एक हेमोग्लोबिन बनता है, ये बोला है मैंने, ठीक है। और 4 चेन है और ये एक पूरा हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ये बात पता है सबको? यस सर। ठीक यस है। सर। आगे जाके पढ़ोगे ना, जैसे एक्चुअली प्रोटीन जो होते हैं ना वो 4 टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी प्रोटीन, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर। सेकेंडरी प्रोटीन जब वो फोल्ड हो जाए, 2 चेन आ जाए। टर्शरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए, एकदम ओवरऑल फोल्डिंग। और क्वाटरनरी का मतलब एकदम गंदा, तुम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो, भसड़ मच गई भाई, भाई बहुत भसड़ मची पड़ी है, तो वही भसड़ को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्वाटरनरी किसका एग्जाम्पल है, हेमोग्लोबिन का, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हाँ एक डिफरेंस आता है, तो बहुत ही इजी सा है, पता नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। चलो मैं नीचे में करके पूछता हूँ, ये ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में क्या फर्क होता है? शर्म आ रही है मुझे, लेकिन इसमें मुझे पूछना पड़ेगा। सर हाँ ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है, ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब एक डिफरेंस और बता दो इसके अलावा जो तुमने बोला है। Sir, the xylem tissue is involved in transpiration and the phloem tissue is involved in ठीक है, एक और translocation. बता दो इन दो के अलावा। हाँ हाँ सही बताया सुहानी, वेरी गुड। इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंस हो सकता है? Sir, transpiration एक passive वो हाँ है और translocation passive. नहीं, एक्टिव। हाँ sorry, active. ठीक है, ट्रांसलोकेशन एक्टिव है क्योंकि उसमें एनर्जी खर्च हो जाती है। खाने को ले जाना, तुम कहीं पे भी जाते हो तो पानी तो हर कोई दे देता है, लेकिन खाना हर कोई देता है क्या? मान लो तुम किसी मेहमान के घर पे गए, कह रहे पानी पियोगे भैया, तो तुमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। अब लेकिन उन्होंने खाने के लिए नहीं पूछा, तुम्हारा मुंह बन जाएगा, खाने के लिए पूछे नहीं हमसे, ठीक है। तो क्योंकि खाना फ्री में थोड़ी आता है, खाना तो मतलब ठीक है अमाउंट आएगा, और तुम्हारी डिमांड थी कि पिज्जा वैसा मंगाया जाएगा, और तुम्हारे लिए पानी भी ढंग से नहीं दिया, नल का पानी पिला दिया तुम्हें, ठीक है। तो ठीक है, तो इसलिए खाने के लिए एनर्जी खर्च होती है, लेकिन पानी तो हर कोई मिल जाता है, पानी तो कहीं से भी भर लोगे यार तुम रास्ते में ही, ठीक है। हाँ भाई, तो इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बताओ विच कार्बोहाइड्रेट सर्व एज द रफेज इन अवर बॉडी। रफेज, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो कि एक रफेज की तरह कंसिडर हो सकता है? रफेज मतलब यू कैन से नॉट यूजेबल, नॉट यूजफुल, वेस्ट काइंड ऑफ। सर फाइबर। फाइबर, फाइबर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो important रिया, होते हैं. फाइबर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइबर नहीं खाओगे ना तो वेस्ट जो होता है वो बहुत ही मतलब फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पूरे सिस्टम को अच्छा रखने के लिए फाइबर बहुत जरूरी होता है। हाँ, और कुछ बोल लेते कुछ, अभी किसी ने कुछ बोला, हाँ उसके बाद सही बोला था वो। सेल्यूलोज। वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि हमारी ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल है, तो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट अब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, तो ऑफ कोर्स सबको पता ही होगा किसकी वजह से। विलाय. विली वेलाय, विला वेलाय, विल्ली, हाँ विल्ली बोलो, बिल्ली बोलो, सभी की बात, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे पास ये जो लिवर होता है, लिवर एक जूस निकालता है, उसका नाम बाइल जूस होता है, तो इसके अंदर 2 टाइप के पिगमेंट बोले जाते हैं या सॉल्ट बोले जाते हैं, क्या है वो? उसका नाम बिल्ली से ही होता है। बिल्ली, अभी मैंने नाम लिया ना बिल्ली, कोई बता सकता है बिल्ली? वाइल्ड सॉल्ट। हाँ बाइल सॉल्ट तो उसका नाम है ना सॉल्ट्स के। सर नहीं याद. नहीं याद, बिल्ली, एग्जाम हिंट दे रहा हूँ मैं, बिल्ली। ओके, ध्यान रखना, बिल्ली रूबिन एंड बिली वर्डिन, ठीक है, ये 2 होते हैं, बिली रूबिन एंड बिली वर्डिन। नाम तो सुना होगा, मैंने बताया था शायद एक दिन। यस यस सर। सर बताया था. तो बिली रूबिन एंड बिली वर्डिन होते हैं, 2 चीजें याद रखना, ठीक है, जो बाइल जूस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करवाते हैं। तो बिली रूबिन, और ये येलो कलर के होते हैं, वही तो पता ही है, जो हमारा वेस्ट होता है वो येलो कलर का होता है, क्योंकि
बाइल जूस बहुत ज्यादा होता है, बाइल जूस जैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाने में काफी हेल्पफुल होता है। और अगर मान लो ये ज्यादा निकल जाए बॉडी में तो फिर क्या होने के चांस होते हैं? तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हर चीज येलो येलो हो गई है, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी आईज, तुम्हारी बॉडी, इसका मतलब कि क्या हो गया जॉन्डिस हो है? जाता तो जॉन्डिस हो गया है तुम्हें, ठीक है, तो भाई फिर तो इलाज चलेगा। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? एवरीबॉडी? नो सर। ठीक है, क्या क्लोरो, एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, डज क्लोरोफिल वर्क ओनली अंडर द सनलाइट? क्या क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के अंडर वर्क करता है, ऐसा है क्या? यस सर, उसका काम Yes, तो sir. ट्रैपिंग ऑफ लाइट ही होता है। तो सिर्फ सनलाइट के अंदर काम करेगा? इसका Yes, क्वेश्चन sir. क्वेश्चन की भावना समझो थोड़ी सी। सर अच्छा, सनलाइट के अंदर कुछ एनर्जी होती है अच्छा, और बाकी लाइट में नहीं होती एनर्जी? सर, वो वाली उसके लिए नहीं होती। अच्छा, तो फिर तुम जब बैंक में जाते हो तो बैंक में इतने अच्छे अच्छे फ्लावर कैसे देख लेते हो अंदर लाइट के अंदर? वहां पे तो सनलाइट एंटर भी नहीं कर पाती, तब भी वहां पे मनी प्लांट क्या क्या लगे होते हैं, तो कैसे भाई, वो जिंदा कैसे है वहां पे? अरे स्कूल में भी कभी कभी क्लास के अंदर गमले लगे होते हैं, वहां पे सनलाइट भी नहीं आती, तो कैसे भाई? अच्छा, वो चले जाते होंगे सनलाइट के पास, ओके ओके समझ गया। चल लेते हैं ना कुछ प्लांट, उनके पैर होते हैं बहुत लंबे लंबे, ऐसे एकदम अपना वो लेके, ठीक है, और लाइट लेके फिर दोबारा वहीं पर ही आ जाते हैं, ऐसा होता होगा। ओके भाई, ठीक है, वेरी गुड। सनलाइट उनको चाहिए होती है जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर के लाइट वो नहीं ले सकते, घर की लाइट भी उनको काम कर जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ और सिर्फ सनलाइट होना चाहिए। सनलाइट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर सनलाइट नहीं मिल, अगर मान लो तुमको क्या क्या पसंद है, तुमको राजमा पसंद है, तुम्हें छोले पसंद है, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी ने अगर घिया टिंडे बना दिए हैं तो क्या तुम वो नहीं खाते हो? अच्छा, फिर जो बाद में होता है तुम्हें पता ही है, एक बार बोल के देखो मैं नहीं खाऊंगा ये, कुछ भी कर लो, तो जो एकदम पड़ेगा तुम्हें, फिर वो पता लग जाएगा कि खाना पड़ेगा तुझे, और खा, और आज 4 खाएगा रोटी तो, ठीक है। तो सर पर इसका ऐसे कुछ ही प्लांट्स होते हैं, मतलब जो हम हाँ इंडोर ठीक है, तो करते है हैं। तो क्लोरोफिल की वजह से ना, ठीक है, वो अडेप्टेबल नहीं है इतना, उनको अच्छी वाली लाइट चाहिए, लेकिन अब बात तो क्लोरोफिल अगर एक्सेप्शन भी है तो फिर बोलना तो पड़ेगा ही ना, ऐसा थोड़ी है कि मनी प्लांट के अंदर कुछ अलग टाइप का क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल कैन वर्क अंडर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यस और नो? यस सर। यस, यस सर। ठीक है, क्योंकि फोटोन उसमें भी होते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नेम द 2 ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर फैट इज डाइजेस्टेड। नेम 2 ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर फैट इज डाइजेस्टेड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे। फैट इज डाइजेस्टेड, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल सर इंटेस्टाइन, डिओडनम। हाँ ड्यूडेनम, और जेजेनम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। पर इसने तो बोला है कि सिर्फ 2 ऑर्गन बताने हैं तुम्हें, वो भी मेन वाले। ड्यूडेनम और जेजेनम। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, एक सही बोला है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कुछ बताया था कि जो ईलियम होता है, ईलियम में वेलाय हो जाते हैं, और वो वेलाय फैट की डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है? यस सोचो, सर। फैट को वो और तो छोटा करने विलाय में, तो एब्जॉर्प्शन वेलाय नहीं एब्जॉर्ब, होता। हाँ सॉरी 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 सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वेलाय नहीं, लिम्फ लिम्फ लिम्फ, ठीक है, लिम्फ लैक्टील्स मैंने कुछ बताया था, यस सर। वेलाय होते हैं, वेलाय एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, लेकिन वहीं पर ही लिम्फ कैपिलरीज भी तो थी, जो मतलब वहां पे लैक्टिल्स बना रही थी, तो वो लैक्टिल देखो फैट डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब होता नहीं है, तो लैक्टिल्स उसको थोड़ा छोटा छोटा करके तोड़ के तब एब्जॉर्ब होने के लिए करवाता है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात सर नहीं तो देखो। ये ईलम वाले पार्ट में होता है। हाँ, तो ड्यूडेनम भी बोलोगे और ईलियम भी बोलोगे, ठीक ओके है। सर। तो ड्यूडेनम और ईलियम ये 2 साइट ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा सर ये, तो जब क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन एंड कहाँ होता है तो हम डिओडनम बोलते हैं, तो इसका तो फिर ईलम में फैट डाइजेशन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ड्यूडेनम तो है ही मेन, भाई बाइल जूस तो ड्यूडेनम में ही आ रहा है, तो वहां पे तो है ही है ड्यूडेनम में, मना नहीं कौन कर सर, रहा है? हम डाइजेशन प्रोसेस जो एंड होता है वो हाँ, तो हम डिओडनम लिखते हैं ना, कि डिओडनम में एंड हो जाता है और फिर नहीं, जेजुनम से एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा ऐसा किसने बोला? स्मॉल ये तो बहुत इंटेस्टाइन में गलत तो लाइन है, ब्रेक एक डाउन सेकंड होता एक है। सेकंड, ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट बोली है तुमने सुहानी। ड्यूडेनम में ही कर दोगी डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा है और ड्यूडेनम में तुमने खत्म कर दिया, तो जेजुनम में क्या होगा फिर जरा बताना एक बार। ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट थी, अच्छा नहीं नहीं सर। नहीं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इवन हीलियम के अंदर भी थोड़ा बहुत डाइजेशन चलता है, उसके बाद फिर एब्जॉर्ब होता है वो। भाई 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट ही काफी रोल प्ले कर रहे हैं डाइजेशन में, सिर्फ ड्यूडेनम थोड़ी।
इलियम के बाद स्टार्ट होती है एब्जॉर्प्शन, इलियम से होने के बाद, तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। यस सर। एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। तो एक बार जरा सारे बच्चे इस वीडियो को देखना, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड जस्ट। तो लैक्टिल्स हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया वेलाई के पास मिलते हैं तुम्हें, जिसके अंदर लिम्फ होता है, ठीक है। और ये फैट की डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं एक बार वीडियो दिखा देता हूँ। देखो प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड में अच्छे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, और इस बार तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन तुम्हें बस ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तुम्हें करके रखनी है। आई The गेस small आवाज आ intestine रही is होगी, lined with finger. आवाज आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है। The small intestine is lined with finger-like projections called villi that maximize the absorptive surface for nutrients from digested foods. Within each villus is a capillary network surrounding a specialized lymphatic vessel called a lacteal. While most nutrients, including glucose and amino acids, diffuse into the capillaries to enter the bloodstream, lipids pass instead through the lacteal to enter the lymphatic system. Fats that have been broken down into monoglycerides and fatty acids are absorbed Fats. into the enterocytes lining the villi. Here, they are reassembled into triglycerides, mixed with cholesterol, and encapsulated in a phospholipid and apolipoprotein outer shell. This new complex, called a chylomicron, acts to solubilize hydrophobic lipids within the body's aqueous environment. After exocytosis from the enterocyte, the chylomicron is too large to diffuse directly into surrounding capillaries. Rather, it passes through junctions in the endothelial surface of the lacteal to form a milky lymphatic fluid called chyle. Smooth muscles surrounding the lacteal contract, squeezing the chylomicron-filled chyle into larger lymphatic collecting vessels, which transport the lipids through the lymphatic system to eventually enter the bloodstream. एक सेकेंड, इस वीडियो को मैं भी दोबारा दिखाऊंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि अभी जो हमारे पास प्रोटीन था या तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट था, तो वो तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि जो वेलाई है, वेलाई के अंदर ही तो ब्लड कैपिलरीज होती है। मैंने सर डायग्राम बनाया था ऐसे, फिंगर लाइक के बाद यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी, रेड ब्लड सेल्स, मतलब Yes, ब्लड sir. वेसल्स होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन फैट का जो साइज होता है वो तो बहुत ही बड़ा होता है। अभी तुमने देखा काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन बना था, Yes, राइट? sir. तो वो काइलोमाइक्रोन तो इतना बड़ा होता है कि वो ब्लड वेसल उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। तो फिर वो काइलोमाइक्रोन किस में एंटर करा था? इस लैक्टील्स में एंटर करा था। फिर वो लैक्टील्स को क्या कर देता है, उसको निचोड़ देते हैं। निचोड़ने का मतलब काइंड देख रहे हो, ये येलो येलो पूरा वैसे फैल गया है। तो ये Yes, काइलोमाइक्रोन Yes, को sir. ऐसे पतला सा ऐसा बना दिया गया है, ठीक है। तो फाइनली फिर जाके वो उसको ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एक बार सारे बच्चे फिर से सुनेंगे इस वीडियो को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। तो यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो, इसीलिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। ध्यान से सुना सारे बच्चे। sir, इसकी link The share small कर देना intestine sir. is lined with finger-like projections called villi that maximize the absorptive surface for nutrients from digested. हाँ, कुछ बोल रही थी अभी हर्षिता? इसकी link share कर देना WhatsApp coordinating group वाले पे. ठीक है, श्योरली। The small intestine is lined with finger-like projections called villi that maximize the absorptive surface for nutrients from digested foods. Within each villus is a capillary network surrounding a specialized lymphatic vessel called a lacteal. सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? लैक्टील्स, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये मेरे पास एक लैक्टील्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये पूरा पूरा एक कंप्लीटली नेटवर्क है। लैक्टील्स के अंदर क्या चीज भरी होती है? लैक्टील्स Sir, के अंदर क्या lymph. चीज? लिम्फ भरा होता है। लिम्फ इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, येलो पेल येलो कलर, राइट? जो कि फैट की Yes, डाइजेशन sir. में इंपॉर्टेंट होता है, एब्जॉर्प्शन में भी इंपॉर्टेंट होता है।
While most nutrients, including glucose and amino acids, diffuse into the capillaries to enter the bloodstream, अब इन्होंने क्या बोला, जो प्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट है वो तो डायरेक्टली एंटर कर जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है रेड के अंदर। lipids pass instead through the lacteal to enter the lymphatic system. Fats that have been broken down एक सेकेंड, और लिम्फ जो मिलता है वो कौन से सिस्टम मिलता है? जैसे ब्लड 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 सिस्टम में मिलता है, ब्लड कैपिलरीज में मिलता है, तो ऐसे लिम्फ कहाँ पे मिलता है? lymphatic vessels. लिम्फेटिक वेसल, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, राइट? सो इन आवर बॉडी वी आल्सो हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम इन व्हिच यू विल फाइंड द लिम्फ। ओके, सो अब ये मेरे पास फैट के मॉलिक्यूल्स है। फैट के मॉलिक्यूल किसके बने होते हैं, याद है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड हाँ, ग्लिसरॉल। वो ग्लिसराइड्स भी बनाते हैं, देखना अभी। into monoglycerides and fatty acids are absorbed into the enterocytes lining the villi. Here, they are reassembled into triglycerides, mixed with cholesterol, and encapsulated in a phospholipid and apolipoprotein outer shell. जो मोनोग्लिसराइड होता है, ठीक है, जो तुमने फैटी एसिड देखा, तो वो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है और उनके साथ ही पूरा मिक्स हो जाता है और ये फाइनली क्या बना लेता है? फॉस्फोलिपिड। एक्चुअली ये सब चीजें ना तुम पढ़ोगे जब तुम आगे 11th में आओगे ना, तुम पढ़ोगे हमारी मेम्ब्रेन भी कुछ इसी टाइप की बनी होती है। हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, तो वो भी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और सेम डिट्टो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। दो साइंटिस्ट आए थे, सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, लेकिन अभी के लिए इतना ज्यादा हो जाएगा, तो अभी बस इतना ध्यान रखो, इन्होंने क्या करा है? फॉस्फोलिपिड बनाया है, ठीक है। Protein outer shell. This new complex, called a chylomicron, क्या बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को? काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन किसका बना हुआ है? फैट का। इट इज अ फैट, इट इज अ काइंड ऑफ लिपिड, ठीक है। तो काइलोमाइक्रोन, अब ये क्या डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेसल में? नो सर। तो ये उसमें कहाँ पे कुछ जाएगा? काइल भी था कि काइल बनता है। हाँ, अभी आएगा वो, ठीक है, जब वो उसमें लेक्टिल्स में जाएगा तब बनेगा फाइनली, जब इसको डिसोल्व कर दिया जाएगा। acts to solubilize hydrophobic lipids within the body's aqueous environment. After exocytosis from the enterocyte, the chylomicron is too large to diffuse directly into surrounding capillaries. Rather, it passes through junctions in the endothelial surface of the lacteal to form This is a the milky lacteal. lymphatic fluid called chyle. देखा? Smooth लेक्टिल्स में जाते ही वो क्या बन गया फिर फाइनली? काइल बन गया। क्या काइल किससे बना है? काइल पहले क्या था वो? सर काइलो माइक्रोन। काइलोमाइक्रोन से क्या बन गया है वो? काइल बन गया है। काइल। और किसकी वजह से बना है? लैक्टिल्स की वजह से। तो स्पर्श, अगर नहीं सटान, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लैक्टिल हेयर, तो क्या बोलोगे? किससे क्या बन गया? सर काइलोमाइक्रोन से काइल। हाँ, इट कन्वर्ट दी काइलोमाइक्रोन टू दी काइल। ओके, और सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी है? काइलोमाइक्रोन या काइल? काइलोमाइक्रोन। और जो फाइनली एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेसल्स में बाद में, वो क्या है? काइल, जो कि लैक्टिल्स ने बनाया है। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? कृतिका, इशिता, विधि, श्रेष्ठा, आस्था। आस्था, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? आस्था, मैं जानता हूं तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। करियो, वाओ, फूड, ठीक है। muscles surrounding the lacteal contract, squeezing the chylomicron-filled chyle into larger lymphatic collecting vessels, which transport the lipids through the lymphatic system to eventually enter the bloodstream. आई होप सब लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो और फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। सर Got आपने it, जो everyone? नोट्स दिए थे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में बहुत सारी चीजें थी लास्ट में, सुक्रोज। हाँ, सर वो भी एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, ठीक है। देखो, मैं एक बार बता देता हूँ, हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, तो जिस तरीके से तुम स्टार्च लेते हो, तो इस तरीके से हमारे पास जैसे पॉलीसेकेराइड होता है, तो जो भी तुम खाना खाते हो ना, उसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड का बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च, जो तुम खाते हो, ठीक है। तो अब ना स्टार्च को फाइनली हमें किस में तोड़ना होता है? दो के रूप में तोड़ना होता है। तो हमारे पास ना 3 टाइप की मेन चीजें होती हैं। एक मेरे पास होता है माल्टोस, ठीक है, जब स्टार्च टूटता है तो माल्टोस बनता है ना मुंह के अंदर भी, ठीक है। तो ऐसे जो बच जाता है अंदर भी वही होता है। इसी तरीके से एक और टूटता है लैक्टोज, और इसी तरीके से एक और टूटता है मेरे पास माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और एक होता है मेरे पास एक सेकेंड सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। तो हाँ, वो उसी में आ जाएगा। तो सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया और ये माल्टोज हो गया। तो देखो, अब ये चीज बन चुकी है। ये क्या है मेरे पास? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब क्या है? इनके अंदर ग्लूकोज जैसे दो स्ट्रक्चर्स हैं,
ठीक है, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज हो सकता है। तो जो तुमने स्टार्च लिया था उसके बाद ये क्या बन गया है, डाइसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड से क्या बन गया है भाई, पॉलीसैकेराइड का मतलब है, पॉलीसैकेराइड का मतलब है ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, डाइसैकेराइड का मतलब है सिर्फ दो स्ट्रक्चर, सिर्फ दो स्ट्रक्चर ऐसे। तो ये माल्टोज को अगर फर्दर तोड़ना है तो देखो, माल्टोज को तोड़ने के लिए क्या आता है, माल्टेज आता है, माल्टेज, एज मतलब एंजाइम। तो ये माल्टोज के लिए माल्टेज आएगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज। सर लैक्टोज आएगा तो लैक्टोज के लिए कौन सा एंजाइम लेंगे हम, लैक्टेज। तो लैक्टेज। लैक्टेज आएगा तो फिर वो क्या बना देगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी एक ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यस सर। गैलेक्टोज। और जब सुक्रोज के लिए आएगा तो कौन सा एंजाइम लेंगे, सुक्रेज। सुक्रेज। और सुक्रेज किसको तोड़ देगा फिर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में। ठीक है। जी और एफ, जी एफ तो याद ही रहेगा तुम सबको, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये चीजें याद रहती है ना बच्चों को, ठीक है भाई। तो ग्लूकोज, तो सुक्रोज किस में टूटता है, जीएफ में टूट जाता है, ठीक है। जीएफ का मतलब होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। किसी के होंगे ना, बेस्ट फ्रेंड होती है शायद, इसलिए ठीक है। तो ये हमारे पास है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। सर किसी को माल्टोज किस किस में होते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज जुड़े हुए हैं ना, माल्टोज होता ओके है, सर। इसी को तोड़ दोगे। डॉक्टर क्यों बोलता है ज्यादा पानी पिया करो, ज्यादा पानी पीने से ही टूटते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं। माल्टोज को पानी मिल जाएगा तो ये टूट जाता है, लैक्टोज को पानी मिल जाएगा टूट जाएगा। और ये सब एंजाइम्स हैं, तो फाइनली बन तो गए छोटी छोटी यूनिट, ये मोनोसैकेराइड है। और मोनोसैकेराइड अपने आप में ऐसे स्ट्रक्चर जो फर्दर टूटते ही नहीं है, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड बनाओ और डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड फिर टूटेंगे ही नहीं, यही तो है वो जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं। सडान तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ या नहीं, आ रहा है। ठीक है। सडान कह रहे हैं मेरे को क्यों बोलते रहते हो, ठीक। अच्छा सडान, तो एक बात बताओ, कार्निवोर्स हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन दी हर्बीवोरस, क्या ये बात सही है, क्या लगता है तुम्हें, कार्निवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्या वो बड़ा होता है हर्बीवोरस से? सर हो सकता है सर, क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। अच्छा सर ठीक है, नहीं, सर उतना ज्यादा जो फूड नहीं कंज्यूम होता, करते हैं सर। हर्बीवोरस का होता नहीं है। होता सर, नहीं, ये सेल्यूलोज खाते हैं देखा जाए हर्बीवोरस, तो और हाँ उनको सर। लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए सर मैं तुमसे पूछता रहता हूँ बार बार, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इसीलिए सब बच्चे ध्यान रखना, जो लोग ज्यादा घास फूस खाते हैं ना तो उसमें से ज्यादा सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज उनके जो बॉडी है, काफी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए उनका जो इंटेस्टाइन है वो काफी बड़ा होता है। कभी देखा है शेर को घास खाते हुए और वो काव से लड़ रहा है कि हट यहाँ से, ये मैं खाऊंगा, और काव भी लड़ रही है, "हाँ, हट", ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। तो अगर वो खा रही है काव तो वो सीधे काव पे अटैक मारेगा, ना कि उसके घास फूस पर, ठीक है। सडान, वेरी गुड। इसी तरीके से बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट सर्व एज द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्या क्लोरोप्लास्ट पे ही फोटोसिंथेसिस होती है? यस सर, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल यस होता है। सर, और जो सन की रेज अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, वैसे तो लीव्स, ठीक है, लीव्स भी होता तो वो भी सही होता, ठीक है। अरे यार तुम्हारे ये कंचे कितने बचते हैं, बंद करो इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास, मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था कि ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, ऐसे मैंने समझाया था, नहीं समझाया था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर यस होता है क्लोज। तो इस तरीके से जरा मुझे बताओ, ये एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर को, एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मैंने नहीं करवाया क्या ये सर भाई याद मेरे, तो नहीं ये है। सर क्लोरोप्लास्ट का, करवाया तो था आपने। क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसे एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड। सर ये तो नहीं बताया था। अच्छा चलो ठीक है, तो इसे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ऐसी ही बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड की, ठीक है। और ये थाइलाकॉइड पूरा मिलके क्या बनता है, स्ट्रोमा, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेना, ग्रेना, ठीक है, ग्रेना। तो ये बहुत सारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेना। ऐसे यहाँ पे सेम होता है ग्रेना, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे बने होते हैं और ये आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं पाइप के थ्रू, और यहीं पर ही हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये अपने आप में क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ऐसे पूरा कलेक्शन क्या होता है, ग्रेना, ग्राना। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ओके। अब इसी तरीके से कह रहे हैं कि एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन
regulates the amount of urine in the body. क्या ये बात सही है? एंटी Yes, sir, वो डायूरेटिक water हार्मोन, सर एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर को देखता है ठीक है, कि सर, तो उस वाटर की और आयन बैलेंस देखता है, राइट? वाटर एंड यस आयन सर बैलेंस इन अवर बॉडी। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मैंने एक दूसरा नाम भी बताया था, किसी को याद हो तो? एडीएच का दूसरा नाम भी सर था। वैसो Vasopressin. हाँ वेरी गुड, वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन, वेरी गुड। चलो सर गुड, सोहानी ने याद दिला दी मेरे को। हाँ चलो वेरी गुड। वैसलीन तो याद रहता है ना, ठीक है, लोग लगाते हैं मुंह पे, ठीक है भाई। इसी तरीके से अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यस माही। Yes, sir. हाँ, तो ये एजर्शन है कि HCl sterilizes the food by killing the pathogen and microbes। क्या ये लाइन सही है? HCl जो वो जर्म्स को मारता है, माइक्रोब्स को मारता है हमारे खाने में जो प्रेजेंट होते हैं। Yes, sir. अब इसका रीजन कह रहा है कि बिकॉज HCl हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया। क्या ये बात सही है? HCl helps in the emulsification of food and protect against the harmful bacteria। क्या ये इसका करेक्ट रीजन है? अगर ये सही है तो सर सही लग रहा है। अच्छा चलो, लाइन तो सही है, लेकिन क्या करेक्ट रीजन भी है इसका ये? सडान सर तुम्हें क्या लाइन तो लगता गलत होगी ना, क्योंकि इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड थोड़ी अरे ना सर होती है, एमल्सिफिकेशन नहीं कराता स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्योंकि इमल्सिफिकेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सर। उसका एक तो ये यूज होता है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, और सर दूसरा पेप्सिनोजेन को एक्टिव करने के लिए। अच्छा, और कुछ नहीं होता होगा? देखो, पहली बात मैं बता देता हूँ। HCl अगर स्टरलाइज कर रहा है फूड को बाय किलिंग पैथोजन एंड अदर माइक्रोब, ये लाइन तो बिल्कुल सही है। फिर यस सेकंड लिखा है इमल्सिफाइड द फूड एंड प्रोटेक्ट, ये तो रीजन गलत है यार। एक्चुअली रीजन ये होना चाहिए था ना, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर एंड यस एसिडिक सर नेचर कैन किल द माइक्रोब्स। भाई यस सर ये बहुत ही Yes, स्ट्रॉन्ग sir. एसिड है और एसिडिक नेचर मारता है ना, इमल्सिफिकेशन से क्या मतलब है? और पहली है। बात, यस सर। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल जूस करवाता है, समझ में आ गया? इमल्सिफिकेशन का मतलब है पानी के साथ मिक्स करना और पूरा इसको तोड़ना। अगर कहीं पे तुम एसिड डालते हो तो वो उसको भी तोड़ने का काम करता है, पूरा डी कलर कर देता है उसे। तो अगर HCl का अगर कहीं पे इमल्सिफाई भी आ जाता है, इमल्सिफाई ऑफ फूड नॉट फैट, तो वो सही माना जा सकता है। HCl भी अगर इमल्सिफाई कर रहा है फूड को गला रहा है और उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहा है। कुछ लोग टॉयलेट्स में एसिड यूज करते थे पहले जमाने में, आजकल तो हापिक वापिक आता है ना, तो वो HCl यूज, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों यूज करते हैं? Change उससे होता है। स्टेन्स जो होते हैं वो हट जाते हैं, राइट? तो इसका मतलब उसी तरीके से खाने को भी तो वो करवा सकता है, इमल्सिफाई वाला तोड़ सकता है, तो वो भी सही माना जा यस सकता सर। है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट गलत नहीं। और प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया, ये भी तो सही है भाई, बैक्टीरिया को मार रहा है तो प्रोटेक्ट ही तो कर रहा Yes, है। sir. तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं बोल सकते, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते हम। नहीं आया कुछ समझ? आ सर तो गया। जो रीजन वाला स्टेटमेंट था उसके अंदर लिखा है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। हाँ, टू इमल्सिफाई द फूड, तो ये सही माना जा सकता है। ओके सर ठीक है, फूड का इमल्सिफाई मतलब फूड को गला सकता है, तोड़ सकता है, तो ठीक है वो माना जा सकता है सही, तो वो रॉन्ग नहीं है। ठीक है, यही सब तो चीजें हैं जो शब्दों का यहाँ पे खेल करा जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम्हें पता हो तो भी बस शब्दों के खेल में तुम फंसे रह जाओगे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा भाई, यहाँ पे एक चीज आ रही है, जैसे स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करवाता है? गार्ड गार्ड सेल। गार्ड सेल। सेल्स। ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल के आसपास जो कुछ पिगमेंट्स होते हैं उनके क्या नाम होते हैं? अभी तो बताया मैंने। सर अरे, वो ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, अभी तो बताया ना। पैंथोफिल और कैरोटीन। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ जरा, वैसे तो ऑलमोस्ट ठीक है, टाइम हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा लाइट के, ठीक है, एक बार वो ट्राई करना। ठीक है, मैं लाइट के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। अब जो रिवीजन सेशन चल रहा है ना तुम्हारा, तो रिवीजन सेशन है तो इसलिए मैं ना कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करोगे। अब रिवीजन चल रही है तो रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा सीरियस अब दिखाते हैं हम। ठीक है, मतलब सीरियस तो हम थे, मजाक मजाक में बहुत कुछ चीजें पढ़ी है, लेकिन अब थोड़ा सा और सीरियस होते हैं। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता यार, मैं ज्यादा होमवर्क देने में बिलीव ही नहीं करता मैं कभी। मैं चाहता हूँ बच्चे अपनी आजादी के साथ पढ़ें। आजाद देश में रहते हो तो टीचर की गुलामी क्यों करोगे तुम लोग? ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि गुलामी करने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, तो मैं कुछ 10 क्वेश्चन भेजूंगा तुम्हें। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, मे बी वो कुछ तुम्हें हेल्प करें एग्जाम्स में। ठीक है भाई, तो चैट देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा,
ओके ओके, ठीक ठीक है भाई। तो ये है हमारे पास अच्छा बस एक चीज और, ये जो मेरे पास पायरुवेट होता है तो ये पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स का बनता है राइट। तो जब मेरे पास लैक ऑफ होता है तो ये लैक में क्या बनाता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं? लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक Lactic एसिड लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनता है? मसल्स मसल में। मसल्स। मसल मसल्स सेल्स के में। अंदर, ठीक है। अच्छा तो ये जो मतलब जैसे अनएरोबिक है और एरोबिक है, तो क्या अनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर होता है राइट? कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अनएरोबिक, तो क्या उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है? क्या अनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है? एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया और बच्चे एकदम हिल गए। सर ग्लाइकोलाइसिस तो होगा पायरुवेट में, क्योंकि हर एक उस पे होता है। हाँ गुड। बस ग्लूकोज ये से, होगा हाँ कि अल्कोहल फॉर्म हो जाए। हाँ हाँ हाँ, देखो ग्लूकोज से सिर्फ 2 पायरुवेट बनना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब वो तो इसके बाद चेंज हुआ है ना, तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस तो भाई सब में ही हो रहा है चाहे कुछ भी हो जाए। ग्लूकोज तो 2 पायरुवेट तो बन ही रहे हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस तो सब में ही हो रहा है ना भाई, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे तुम हो, चाहे वो तुम्हारे मसल हो, तो ग्लाइकोलाइसिस तो सब में हो रहा है। अब उसके बाद चेंज हो रहा है। अगर तुम्हें अच्छी वाली एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, अगर तुम सर बैक्टीरिया हो। एरोबिक के लिए जैसे हम कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल है, तो एनारोबिक के लिए भी ऐसा कुछ होता है? 2 पायरुवेट बन चुका है। अब ये एक्चुअली मैं बताता हूँ, तो 2 पायरुवेट के बाद हमारे पास 30 एटीपी बनती है। तो एक्चुअली में जैसे प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो पायरुवेट एक्चुअली में फिर बनाते हैं एसिटाइल को ए। ये एक दूसरा स्टेप है, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं जानता हूँ। एसिटाइल को ए, फिर एसिटाइल को ए के बाद वो जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और इस क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके वो हमारे पास इतने सारी एटीपी बनाता है। मतलब देखो मैं बताता हूँ एक बार, सारे बच्चे ध्यान से सुनना एक बार, अब जब टॉपिक टच कर दिया है तो। ग्लूकोज से, ठीक है, मेरे पास सबसे पहले क्या बनता है? ये पायरुवेट बनता है, पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट से मेरे पास फिर ये बनता है एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए, कोएंजाइम बोलते हैं इसे, कोएंजाइम को ए। और उसके बाद चलती है मेरे पास ये क्रेब्स साइकिल। तो ये ना मेरे पास डिटेल में है क्रेब्स साइकिल। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो निकालता है ना वो क्रेब्स साइकिल निकालता है, सबसे ज्यादा एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्रेब्स साइकिल निकालता है, इसीलिए इसीलिए सबसे ज्यादा एटीपी प्लांट में और हमारे अंदर आती है 38 एटीपी। लेकिन अब ये तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है इतना, मतलब वैसे देखा जाए तो प्लांट में ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं एनारोबिक की बात करता हूँ तो एनारोबिक का यहाँ से स्टेप अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब वो फर्मेंटेशन करने लग जाते हैं ना, तो फर्मेंटेशन में क्या बनता है? अल्कोहल और ये सब। तो पायरुवेट के पास से ये वाला रास्ता अगर अलग अपना लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा फिर? तो वो अल्कोहल बनाएगा, CO2 निकालेगा। लेकिन अगर वो आगे एसिटाइल को एक क्रेब्स साइकिल बनाएगा तो वो 38 एटीपी निकालेगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो बाकी हम करते हैं चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई सर डाउट है क्या सुहानी? हाँ हाँ सर हाँ, बोलो बोलो, हाँ बोलो सर बोलो क्रेब्स सर। साइकिल क्या होता है? यार क्रेब्स साइकिल, ठीक है, बहुत सही पूछा है। क्रेब्स साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें सबसे ज्यादा एटीपी बनती है। जैसे मैं प्लांट की बात करता हूँ, ठीक है, तो प्लांट के अंदर भी 30 एटीपी निकलती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये ना पूरा स्टेप है रेस्पिरेशन का प्लांट के अंदर। तुम्हारे सिलेबस में इतना डिटेल में है नहीं प्लांट का, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से फिर एक सेकेंड स्टेप होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ? एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए। और कोए बनने के बाद मेरे पास क्या बनती है? क्रेब्स साइकिल बनती है, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है, और ये क्रेब्स साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें स्टेप में एनर्जी बनकर आती है, ठीक है। एनर्जी जैसे मान लो मेरे पास फ्यूमेरिक एसिड है, मैलिक एसिड बना तो एक एनर्जी बनकर आई साइड में। तो अलग अलग चीजें बनने से अलग अलग एनर्जी बनकर आती है। जैसे इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो तुम पहले जैसे जैसे मान लो मैं अपने बताता हूँ, जैसे तुम आकाश में थे, फिर अलग मान लो तुम फिजी में चले गए, फिर इसके बाद तुम मान लो कहीं और बाहर चले गए कैलिफोर्निया में, तो अलग अलग स्टेप में देखोगे तो सैलरी बढ़ती चली जाएगी ना। इसी तरीके से ये स्टेप्स हैं। तो क्रैब साइकिल भी एक ऐसा स्टेप है इसमें कंपाउंड जो होते हैं वो अलग अलग केमिकल बनाते हैं और एनर्जी निकलती चली जाती है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है ना कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने ना 11th क्लास के बच्चों को समझा रखा है, ठीक है। तो एक सेकेंड जस्ट